गाइस, इट्स मी शुभ श्रीवास्तव। आज है 19 जुलाई 2021 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, इन्फ्लेशन। जी हाँ, इन्फ्लेशन ये वही टॉपिक है जब भी हम इसके बारे में डिस्कशन भी शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल, उनके जुड़े हुए संबंध, जितनी भी आप ब्लेम गेम शुरू हो जाता है आपका जनरली कि ये इस पार्टी की वजह से, ये इस पार्टी की वजह से। जी लेकिन मैं ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ और डिसाइड आपको करना है कि किसकी वजह से है। तो मैं किसी पे ना ब्लेम कर रहा हूँ ना किसी की तारीफ करने वाला हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक हफ्ते पहले आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट, जो उनकी एमपीसी मीटिंग होती है, उसके थ्रू ये कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 है उसमें इन्फ्लेशन रेट आपका 5.1 होगा। जी हाँ, 5.1 इन्फ्लेशन रेट उन्होंने कहा है और उन्होंने इसे डिस्कस करा है कि इनके जो चारों क्वार्टर्स हैं उसमें अलग अलग इसके रेट्स होंगे। क्या होगा? क्वार्टर 1 में होगा 5.2, क्वार्टर 2 में होगा 5.4, क्वार्टर 3 में 4.7 एंड क्वार्टर 4 में ये अगेन 5.3। सो जो आप वोलेटिलिटी देख रहे हैं इसमें कितना आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, कितना वोलेटाइल है, कितना फ्लक्चुएबल बता रहे हैं कि कैसे क्यों हो रहा है जनरली इन्फ्लेशन जो हमारा आया है। और अगर आप देखें भी जो रिसेंटली हमारी महंगाई है, आपने देखा होगा कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर गए, फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर रहे हैं, पेट्रोल्स की और डीजल की तो बात ही बिल्कुल ही छोड़ दो, उसके बारे में भी मैं बिल्कुल अभी डिस्कस करूँगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली इसका जो रीज़न माना जा रहा है वो आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट भी कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे। और तो और जो इम्पोर्ट, एज यू नो दैट कि इम्पोर्ट करते हैं हम और उसके ऊपर लगती है एक्साइज ड्यूटी। और वैसे आपको एक बात बताना भूल गया, जब हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की बात करते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ की बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ की बात करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्टेटस इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। आपको ये जानकर खुशखबरी होगी कि मतलब आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि अमेरिका ने इंडिया को एज अ डेवलप नेशन मान लिया है। लेकिन इतनी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर डेवलप नेशन अमेरिका ने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर लगने वाले कस्टम ड्यूटीज़ का, जो कि बढ़ जाएंगी, जिससे हमें एग्रीकल्चर मार्केट में या फिर और जो मार्केट है हमारा जहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं जनरली फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, वहाँ पर हम सब्सिडीज़ नहीं दे पाएंगे और ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात साबित हो सकती है। सो महंगाई दर बढ़ रहा है, कोविड-19 रीज़न है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हमारे अगर आप देखोगे तो जो ऑयल एक्सपोर्ट भी होता है, जो फूड ऑयल होता है, उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और जब वो इंपोर्ट नहीं होगा तो जनरली प्राइस हाइक करेंगे। तो कोविड-19 इम्पोर्ट, दिस इज़ अ मिक्स ब्लेंड टू मेक अ प्राइस goes to the highs। सो ये दो मेजर कारण थे। और रिटेल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। रिसेंटली ये जो मेज़र करा गया है सीपीआई में, कंज्यूमर सीपीआई एज यू नो दैट, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो चीज़ें आपको वाकई में आपकी जो रिटेल इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जब आप शॉप पे खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा महंगी मिल रही हैं रैदर देन जब ये बाहर से आ रही हैं एज अ होल सेल। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर है महंगाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर बिल्कुल महंगाई नहीं और लूटपाट मची हुई है, लेकिन रिटेल में ज़्यादा लूटपाट मची हुई है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा इस वक्त। अब हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात चली रही है तो पेट्रोल एंड डीजल को हम कैसे भूल सकते हैं। जनरली क्रूड ऑयल, इंडिया इंटरनेशनल से 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। एज यू नो दैट ओपेक, नाम सुना ही होगा। ओपेक में क्या है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जनरली इराक, ईरान, कुवैत, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, इनकी फॉर्मेशन हुई थी। अब तो 14 कंट्रीज़ हैं और इंडिया इसमें से इराक और सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है। साउथ अमेरिका से भी करता है, अमेरिका से भी करता है, पर वो 9% 5% है। लेकिन जो हमारा इंपोर्ट है इराक से और सऊदी अरेबिया से वो ज़्यादा है, कहीं ना कहीं नियर अबाउट 40% इन दोनों को मिलाकर है। सो हम 80% तो इंपोर्ट कर रहे हैं और 20% हमारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग है।
सो अगर हम क्रूड ऑयल को वहाँ से ले रहे हैं तो इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है, वो हमारे जो ऑयल प्राइसेस पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। फिर दूसरा अगेन एक्सरसाइज ड्यूटीज़, हमारी गवर्नमेंट की खुद की जो ड्यूटीज़ हैं, आपको ये जानकर थोड़ा सा हो सकता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। मोर देन 30 रुपीज़ वी पे एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बोथ। जी हाँ, 30 रुपये से ज़्यादा हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सरसाइज ड्यूटीज़ देते हैं, 30 रुपये से ज़्यादा। अगर आप इस वक्त लगा लो कि 100 रुपीज़ चल रहा है तो 30 रुपीज़ से डायरेक्टली एक्सरसाइज ड्यूटी का पैसा है इसमें, जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, चाहे वो डीजल की बात करूँ चाहे वो पेट्रोल की बात करें। सो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा जो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम तो ऑयल बॉन्ड दे रहे हैं, ऑयल बॉन्ड जो पिछली सरकार यूपीए गवर्नमेंट छोड़ गई है, हम तो उसे रीपे कर रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं प्राइस ज़्यादा है। क्या ये इसका एनालिटिकल वे देखा जाए तो थोड़ा सा डीप हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर हम ऑयल बॉन्ड्स पे चले गए। लेकिन हाँ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर कि ऑयल बॉन्ड क्या होता है। जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो फ्यूचर में रिपे नहीं कर सकती या अपना उसे कोई लोन मतलब आगे की तरफ शिफ्ट करना है या टाइम जोन से आगे की तरफ शिफ्ट करना है या फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहती है, तो वो ऑयल बॉन्ड देती है। जनरली आपके मन में ये सवाल होगा कि ऑयल बॉन्ड होता क्या है, जिसके पीछे इतना बवाल कटा हुआ है। एनडीए गवर्नमेंट कह रही है कि हम ऑयल बॉन्ड पे कर रहे हैं और यूपीए गवर्नमेंट कह रही है कि ऑयल बॉन्ड तो है, ठीक है, बट वो इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहे, इसलिए ऑयल बॉन्ड की कहानी किसी को क्लियर नहीं है। मैं आपके सामने बस 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज पर्सन राम है, उसने एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर से उसने क्या एक लोन ले लिया 20,000 का, ठीक है। अब उसे वो रिपे करना है। जब वो रिपे करेगा तो मतलब अभी तो उसके पास पैसे नहीं है, वो रिपे कैसे करेगा? उसने ये करा, पर्सन श्याम से 20,000 रुपये लिए और उसको रिपे कर दिया। बट क्योंकि उसने कहा था कि मुझे लोन बिल्कुल अभी चाहिए, ये रिपेमेंट बिल्कुल अभी चाहिए, तो वो उसके पास अभी तो पैसे नहीं थे ना, तो अभी के लिए उसने ये करा, वो पैसे दे दिए। ऑयल बॉन्ड भी कुछ इस तरीके से है। इस पर सरकार को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और हमारे ऊपर जब गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड इशू करे थे यूपी गवर्नमेंट ने, तो 1,40,000 करोड़ थे और उन्होंने 6,000 करोड़ रिपे भी कर दिए थे 2014 तक। जब एनडीए गवर्नमेंट आई उसके बाद से रीपेमेंट प्रॉपरली नहीं हुई है। जी हाँ, 3 साल तक रीपेमेंट नहीं हुई, और अगर करी भी है तो क्योंकि उन्होंने 2 ही साल में 6,000 करोड़ दे दिए थे और उन्होंने 3-4 साल में सिर्फ 3,500 करोड़ 3,500 करोड़ ही रीपे करे, इसलिए वो बर्डन कहीं ना कहीं हम पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ऑयल बॉन्ड या बॉन्ड गवर्नमेंट नहीं लेती है, ये गवर्नमेंट का एक रेगुलर क्राइटेरिया है जिसे गवर्नमेंट करती है। अगर हम कहें एनडीए गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में, तो एनडीए गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद होगा 2017 से 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमने एक टॉपिक सुना होगा बैंक रिकैपिटलाइजेशन का, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि बैंक को रिकैपिटलाइज करे, तो उसमें 1,35,000 करोड़ का बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू करा। और अब वो कौन रिपे करेगा अगर 2024 में एनडीए गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, और जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स होंगी, या अगर एनडीए गवर्नमेंट ही अगर आगे चलती है, तो ये इन्हीं लोगों को जो फ्यूचर जो फर्दर गवर्नमेंट्स होंगी 2024 के बाद या फिर जो उसके भी बाद, वो उसे रिपे करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड्स नहीं होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं कि हम अपने जितने भी बर्डन होता है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और तय आप करिए। जय हिंद, जय भारत।